यूनमी मन ही मन बोल रही थी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लिखने के पीछे मैंने दिन रात मेहनत करके खून पसीना सब बहाया है। मुझे लगा नहीं था कि कोई इस कैरेक्टर को जिंदा कर पाएगा, लेकिन इस वुजीन नाम के एक्टर ने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी की एक्टिंग मेरी राइटिंग से भी बेहतर हो, ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी है कि अब मैं उससे ऊब चुकी हूँ। मैंने योन जैसे बहुत सारे टॉप एक्टर्स भी देखे हैं, लेकिन इस लड़के जैसा एक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस व्यूजीन को खो नहीं सकती। वहीं व्यूजीन परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये रोल बहुत ही भद्दा है, या फिर कहा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मुझे काफ़ी सारे अजीब से कलर्स दिखाई दे रहे थे। इस स्क्रिप्ट का नाम है प्रोफाइलर हारियांग। फिर हमें कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जब यूमिन वूजीन को स्क्रिप्ट देते हुए बता रही थी कि हम ये स्क्रिप्ट पहली बार किसी आउटसाइडर को दे रहे हैं। प्लीज़ इसमें से कोई एक रोल चूज करके एक्ट करो। वूजीन की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने ब्लैक स्क्वायर को टच करते हुए सोचा कि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके ऐसा करते ही वो उस सब स्पेस में पहुंच गया। उसने चैन की सांस ली कि अब वो आराम से सोच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहते हैं। उसने सोचा कि शायद वो लोग मुझे मेरी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स की वजह से ही कास्ट करना चाहते हैं। फिर उसने स्क्रिप्ट की ओर देखते हुए सोचा कि मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ सब स्पेस में गेन किया है, वो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी वो ग्रेड ए की स्क्रिप्ट देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ग्रेड ए हाईएस्ट होता है, या इससे भी ऊपर कोई ग्रेड होता होगा। खैर, मुझे लगता है कि इसकी व्यूअर रेटिंग कम से कम उसी ग्रेड की मूवी थक प्रोसिक्यूटर से 2 गुना होगी। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इस स्क्रिप्ट की मदद से मैं तीनों ही ग्रेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। प्रोफिलर हार्यांग, क्या ये एक क्राइम जेनर है? क्या इन्होंने मेरे लिए कोई रोल चूज कर रखा है? क्या इसमें कोई छोटा रोल नहीं है? अगर देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इन जैसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से इवैल्यूएशन पा सकता हूँ। इतना बोल वूजीन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। उसने सोचा कि जिन कैरेक्टर्स का नाम टॉप पे है, वो इस ड्रामा के मेन लीड होंगे और उनके काफ़ी सारे सीन्स भी होंगे। इसीलिए मुझे ये जो लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर पार्क का छोटा रोल है, उसे ही सेलेक्ट करना चाहिए। इतना बोल उसने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वूजिन को पता नहीं था कि उसकी एक्टिंग कैसी थी। वो उन जजेस का इवैल्यूएशन पाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। तभी यूनमी सीरियस चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। वूजिन घबराते हुए सोचने लगा कि ये मेरे पास क्यों आ रही है। ये काफ़ी डरावनी है। क्या ये गुस्से में है? तभी यूनमी ने वूजिन के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिससे वो चौंक गया। यूनमी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल को एक्सेप्ट कर लो। वो खुश होते हुए वूजीन से बोलने लगी कि इस रोल को सिर्फ तुम ही ले सकते हो। वहीं पास खड़ा मानवू उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि लगता है राइटर यूनमी काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी है। ये ऐसे ही रेकलेसली किसी को कास्ट कैसे कर सकती है? हालांकि मैं इसे समझ सकता हूँ। वो पक्का इस मॉन्स्टर को सीज कर लेना चाहती है। वहीं अंदर ही अंदर वूजीन की हालत खराब हुए जा रही थी। वो यूनमी के अचानक खुद का हाथ पकड़कर इतनी बड़ी ऑफर देने से काफ़ी ओवरवेल्म हो चुका था। फिर उसने यूनमी को देख सोचा कि इसके रिएक्शन से ये बात तो साफ है कि वो सब स्पेस वाकई में इनक्रेडिबल है। इतना सोच उसने वापस से सिग्मा मेल बनते हुए यूनमी से अपना हाथ छुड़वा लिया। तभी मानवू ने यूनमी को शांत करवाते हुए बताया कि पहले मैं वूजीन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर वो वूजीन से बोलने लगा कि तुमने कहा था कि एक्टिंग करना तुमने इस सुपर एक्टर के ऑडिशन के लिए खुद के दम पर सिखा है, राइट? वैसे तुम्हें ये करते हुए कितना वक्त हो चुका है? वुजीन बेचारे का तो एक्टिंग की दुनिया में ये सिर्फ दूसरा ही दिन था, लेकिन उसने फिर से चैड की तरह एक्ट करते हुए कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे ये सब करते हुए कुछ वक्त बीत चुका है। ये सुन मानवू उसे देख सोचने लगा कि कुछ वक्त से इसका क्या मतलब। जिस हिसाब से इसने कुछ ही देर में स्क्रिप्ट पढ़कर असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल इतने बढ़िया तरीके से किया है, उससे तो लगता है कि ये लड़का कम से कम पिछले 10 साल से एक्टिंग कर रहा होगा। इसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का प्रूफ है। भला इसने अपना टैलेंट दिखाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ये सब सोचते हुए मानवू ने वूजीन से पूछा कि तो तुमने ये सेल्फ स्टडी कहाँ से की है? भले ही तुमने इसे खुद के दम पर सीखा हो, लेकिन किसी की भी अकेले कुछ कर पाने की एक लिमिट होती है। इस अचानक से किए गए सवाल से वूजीन सोचने लगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आगे से मानवू खुद के ही सवाल का जवाब देते हुए बोलने लगा कि अगर किसी को तुम्हारे जैसे एक्टर के बारे में पता होता, तो डायरेक्टर्स तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और तुम किसी स्मॉल थिएटर से भी नहीं लगते। तो फिर क्या तुमने इसकी स्टडी विदेश से की है? वजीन विदेश की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने सोचा कि अब बातें और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। तभी योन ने उससे कहा कि अगर किसी रीजन से तुम ये चीज बताना नहीं चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वजीन को भी ये आइडिया सही लगा। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा।
फिर वो मन ही मन योन को थैंक यू बोलते हुए सोच रहा था कि मैंने ऐसे सीक्रेट रीजन का ऑप्शन चूज किया है जो हकीकत में एग्जिस्ट भी नहीं करता। वहीं मानव कोई रीजन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर ये सुपर एक्टर शो में आया है तो ये रीजन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं इस इनक्रेडिबल मॉन्स्टर को खो नहीं सकता। फिर उसने वूजीन से दूसरा सवाल किया कि तुमने ये असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का ही रोल क्यों चूज किया? बाकी के रोल्स को एनालाइज करना तुम्हारे लिए और भी आसान होता। यूनमी भी ये बात जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थी। वूजीन ने उन्हें बताया कि मैंने इसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस रोल का सीन सबसे छोटा था। ये सुन वो तीनों ही भौचक्के के रह गए। यूनमी हैरान होते हुए सोचने लगी कि क्या इसने इतना मुश्किल रोल सिर्फ इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसका सीन छोटा था? भले ही ये छोटा हो, लेकिन इसे एनालाइज करके एक्ट करना बाकियों से 10 गुना मुश्किल है। मानवू भी मन ही मन पूछने लगा कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या दिक्कत है? कोई भी नॉर्मल बंदा असिस्टेंट मैनेजर पार्क जैसे रोल को अवॉइड करना चाहेगा। क्या ये लड़का एक जीनियस है या अजीब? योन भी सोचने लगी कि ये लड़का पक्का शो ऑफ कर रहा है। ये ऐसा दिखाना चाहता है कि ये रोल उसके लिए बहुत ही ईजी है। वहीं वोजीन ने परेशान होकर सोचा कि लगता है इन लोगों के दिमाग में कुछ अजीब चीजें चल रही हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतना सोच उसने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारी ऑफर पे विचार करूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो उस कमरे से बाहर निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी उसका फोन बजने लगा। ये यंग दे का कॉल होता है। वुजीन के फोन उठाने पर यंग दे तुरंत ही बोलने लगा कि चलो आज शाम को मिलते हैं। मैंने तुम्हें मीट की ट्रीट देने की प्रॉमिस भी तो की थी, राइट? और हाँ, वो तुमने मुझसे जो स्क्रिप्ट और सिनारियो लिए थे वो भी मुझे वापस लौटा देना। वूजीन ने उसे ठीक है कहा। इसके बाद वो लिफ्ट बुलाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। योन उससे पूछने लगी कि तुमने कास्टिंग की ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? वूजीन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गया। योन अपनी खूबसूरती के साथ उसे ही एक टक देखे जा रही थी। वूजीन अंदर ही अंदर योन के खुद का नाम लेने पर काफ़ी खुश हो चुका था, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पे ना दिखाकर एक सिग्मा मेल की तरह एक्ट करते हुए बताया कि जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर इतना एरोगेंट एक्ट करने के बाद भी मैंने ये ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली होती तो इन्हें मुझ पर शक हो जाता। और ऊपर से अगर मैंने उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं कूल कैसे दिखता। तभी योन ने उसके पास आकर पूछा कि क्या तुम किसी एजेंसी से एसोसिएटेड हो? इससे वूजीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा कि इसकी खूबसूरती कोई मजाक की चीज़ नहीं है, लेकिन उसने वैसे ही चैट की तरह एक्ट करते हुए उसे सीधा ना में जवाब दिया। ये सुन योन पूछने लगी कि ऐसे कैसे? तुम किसी एजेंसी में क्यों नहीं हो? वजीन ने बताया कि नहीं है तो नहीं है। क्या इसके पीछे कोई रीजन होना जरूरी है? योन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम वाकई में विदेश गए थे? इस बार वुजीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख योन परेशान होकर सोचने लगी कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैंने ये पूछकर गलती कर दी। इतना सोच उसने वुजीन से माफी मांगी और आगे पूछा कि वैसे तुम्हारी एज कितनी है? वुजीन ने बताया कि 27 साल। ये सुन योन हंसते हुए बोलने लगी कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। फिर उसने आगे पूछा कि तो इसका मतलब तुम किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं हो, राइट? वुजीन, जिसका कि ध्यान लिफ्ट के ओपन हो रहे दरवाजे पर था, उसने यॉन को एक छोटा सा हाँ में जवाब दिया। फिर यॉन उसे बाय बोलते हुए कहने लगी कि तुम्हें दोबारा प्रोजेक्ट में देखकर मुझे काफ़ी खुशी होगी। वुजीन ने बंद हो रहे दरवाजे के बीच से उस पर एक हल्की सी नज़र मारी, लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही उसकी सारी हवा निकल गई। वो यॉन से आमने सामने बात करने के ख्याल से ही पिघल गया। ऐसे ही रात हो जाती है। यूनमी और मानवू कुछ लोगों के साथ बैठे हुए अभी भी वूजीन के परफॉर्मेंस की वीडियो देख रहे थे। मानवू के पास बैठा बंदा बोलने लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुन मानवू ने कहा कि ऐसा लगता है मानो वो एक्टिंग से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, राइट? और क्या तुमने ये चीज़ नोटिस करी कि वो कैसे सीन खत्म करने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है? वो रोल्स के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर लेता है। यहाँ तक कि कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर्स के पास भी ऐसी टेक्निक नहीं होती। और इस लड़के ने ये सब सेल्फ स्टडी से अचीव कर लिया। मैं नहीं जानता कि इसे अमेजिंग कहा जाए या क्रेजी। वहीं यूनमी भी अपने पहले किए गए बिहेवियर से थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। वो बोलने लगी कि अब मैंने इस लड़के की इतनी ग्रेट एक्टिंग देख ली है, अगर उसने इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? वुजिन के अलावा और कौन इस स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर पाएगा? मानवू ने भी उसकी बात से अग्री किया। तभी वो दूसरा बंदा बोलने लगा कि वुजिन की एक्टिंग तो अमेजिंग है, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मानवू को उसकी बात समझ नहीं आई। उस बंदे ने आगे कहा कि आपकी और राइटर यूनमी की इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी रेपुटेशन है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कास्टिंग के लिए मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं।
मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ऑफर किया तो वो लोग दौड़े चले आएंगे। कोई भी नॉर्मल बंदा इस ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। क्या ऐसे में आपका उस एरोगेंट लड़के को लेना ज़रूरी है? मानवू गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि वो लड़का पहले से ही ऐसा है। आजकल के इन जेनजी बच्चों का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर है। वो बंदा बोलने लगा कि लेकिन फिर भी असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई छोटा रोल नहीं है। ये एक सपोर्टिंग रोल है। आखिर इसमें इतना सोचने की क्या ही ज़रूरत है? मानवू ने भी कुछ सोचते हुए पूछा कि क्या इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ रीज़न होगा? अरे हाँ, शायद वो अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो हमें खुद की वैल्यू समझने का वक्त दे रहा है। ये सुन वो बंदा पूछने लगा कि क्या आप एक्टर की फ़ीस की बात कर रहे हैं? लेकिन हम उसके जैसे बेनाम बंदे को कितनी ही फ़ीस देंगे? आई होप कि ये बात सच ना हो। मानवू ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि ये पहली बार है जब मैं इतना डेस्परेट हूँ। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। तभी उसके पास बैठी यूनमी बोलने लगी कि मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात सच है या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पैसों को लेकर कोई कंजूसी मत करना। उसकी इतनी खतरनाक नजरें खुद पर पाकर वो बंदा सोचने लगा कि क्या ये मुझे धमकी दे रही है। मानवू ने भी उस बंदे को जनरल मैनेजरली बुलाते हुए कहा कि भले ही ये बात सच हो या नहीं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू के हिसाब से पैसे देना ही सही नहीं होगा? मैनेजरली झिझकते हुए बोलने लगा कि हमें प्रोडक्शन के बारे में भी सोचना होगा। अगर हम आपकी बात मान लें तो इससे पूरी इंडस्ट्री में अफवाहें फैल सकती है। मानवू ने उसकी बात सुन कहा कि चलो अफवाहों को ध्यान में रखकर एक काम करते हैं। हम उसे एवरेज से ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी इंक्लूड कर देते हैं। वो उतना तो स्मार्ट होगा ही कि उसे खुद की एक रीजनेबल प्राइस पता हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा कि अब जबकि ये डिसाइड हो ही गया है तो चलो उसे भी कॉल करके पूछ ही लेते हैं। इतना बोल उसने वूजीन को कॉल लगा दिया। उसके कॉल उठाने पर मानवू ने पूछा कि वूजीन, क्या तुमने कोई डिसीजन लिया? कहीं तुम अपीयरेंस फीस की वजह से तो नहीं झिझक रहे ना? मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं। अब जबकि हम भी असिस्टेंट मैनेजर के रोल का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो तुम इस बारे में आज के दिन सोच लो। फिर अगले दिन हम मिलकर इसकी प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद तुम डिसीजन ले सकते हो। वूजीन ने उसे ठीक है कहा। फिर मानवू ने उसे अगले दिन सुबह 10 बजे वापस से उसी जगह आने को बोलकर कॉल काट दिया। वहीं वूजीन को समझ नहीं आ रहा था कि मानवू ने ऐसे अचानक से कॉल करके फीस के बारे में बात क्यों की। उसने सोचा कि मुझे यंगदे से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोच वो एक बार में जा पहुंचा। यंगदे वहीं एक टेबल पर बैठा हुआ था। वूजीन ने भी उसे पहले ली हुई स्क्रिप्ट और सिनेरियो वापस लौटा दिया। यंगदे उससे पूछने लगा कि क्या तुमने इसे पढ़ा भी था या ऐसे ही भेल खाने के लिए ले गए थे? वूजीन ने उसे बताया कि हाँ भाई, पढ़ा था। उसने मन ही मन कहा कि मैंने उस डिटेक्टिव एजेंसी वाली स्क्रिप्ट की कॉपी भी निकलवा ली है। फिर वो यंगदे से पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन नहीं होने वाला? यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे एक पहचान के बंदे ने बताया था कि कोई इन्वेस्टर अचानक से उसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गया है। लगता है कि उसके ऑडिशंस भी होंगे। ये सुन वूजीन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब वो थिएटर में भी रिलीज होंगी? यंगदे ने उसे नामे जवाब देते हुए बताया कि ये तो कोई कमर्शियल भी नहीं है। ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है। काफ़ी सारी कमर्शियल फिल्म्स भी थिएटर तक नहीं पहुंचती। शॉर्ट फिल्म की तो बात ही छोड़ दो। और ऊपर से उसका डायरेक्टर भी कोई पॉपुलर बंदा नहीं है। वोजीन ने पूछा कि क्या होगा अगर वो फिल्म अच्छे से निपट जाए तो? यंगदे ने बताया कि अगर शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल हो जाए तो उसे पब्लिक एग्जीबिशंस या फिल्म फेस्टिवल्स जैसे कि रेड ड्रैगन फिल्म फेस्टिवल या स्पेशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में कुछ अवार्ड्स मिलेंगे। वजीन ने आगे पूछा कि तो इसका मतलब कि तुम नहीं जानते कि डिटेक्टिव एजेंसी के पीछे कौन सी प्रोडक्शन या मूवी कंपनी है? यंगदे पूछने लगा कि लेकिन तुम अचानक से इस फील्ड में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो गए? मैं तुम्हें बाद में फिल्म स्पेशलिस्ट कम्युनिटी की लिंक भेज दूंगा। तुम वहां पर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता लगा सकते हो। ये सुन वजीन ने उसे थैंक यू कहा। फिर उसने आगे यंगदे से पूछा कि अगर तुम कोई बेनाम एक्टर हो और कोई बड़ा पीडी या एक अमेजिंग राइटर तुम्हें कास्ट करे तो तुम क्या करोगे? यंगदे उसके अजीब से सवालों से सरप्राइज्ड हो गया। फिर वो बोलने लगा कि ऐसा होना कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसे चमत्कार कहना भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर सच कहूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी एक हिट होने वाले ड्रामा में किसी नौसिखिए को तो नहीं लेगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे एक्टर्स किसी भी रोल को प्ले करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने कनेक्शंस या किसी और तरीके से भी उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बेनाम एक्टर को ऐसा करने का चांस मिले तो उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये सुन वूजीन परेशान होते हुए मन ही मन बोलने लगा कि भाई, ऐसा बंदा तेरे सामने ही बैठा है। फिर उसने यंगदे से पूछा कि चलो मान लो कि वो बेनाम एक्टर तुम होते तो फिर तुम कितनी फीस लेते? यंगदे ने बताया कि ये अगर मैं होता तो मैं थैंक यू बोलकर चुपचाप जितने मिले उतने ले लेता। आमतौर पे नौसिखियों को पर एपिसोड के 30,000 वॉन मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे 3,000 वॉन दिए जाए तो भी मैं तैयार हो जाऊंगा।
वुजीन 3000 की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि अगर ये सही में सिर्फ 3000 ही निकले तो मैं क्या करूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वुजीन मानवू से मिलने पहुंच चुका था। वहां पर मैनेजर ली ने उसे जल्दी से अपने पीछे आने के लिए बोला। खुद के प्रति उसका ऐसा बिहेवियर देख वुजीन सोचने लगा कि ये इतना रूड क्यों एक्ट कर रहा है। क्या ये मुझे हेट करता है? तभी मैनेजर ली ने लिफ्ट बुलाते हुए वुजीन से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास प्रोडक्शन के मामले में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी जैसा फीस का निगोशिएशन होने वाला है वो मेरे लिए भी पहली बार है। बेचारे वुजीन को तो ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ फीस निगोशिएट करने बुलाया गया है। मैनेजर ली ने वुजीन से आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अभी जो तुम कीमत सुनने वाले हो वो एवरेज से भी ज्यादा होंगी। सच कहूँ तो मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन पीडी और राइटर इसके लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन इस पर काफ़ी सारे लोगों की नज़रें होंगी, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पहले से ही अफवाहें फैलना अच्छा नहीं होता। मैं ये सिर्फ पीडी से मीटिंग के पहले तुम्हें हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। उसकी बात सुन वोजीन सोचने लगा कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही काइंड लगता है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए चिंतित है। इतना सोच उसने मैनेजर ली को बताया कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो मैनेजर ली के पीछे जाते हुए सोचने लगा कि यंग दे के कहे मुताबिक मुझे कम से कम 3000 वॉन मिल जाए तो भी काफ़ी होगा। लगता है मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी मैनेजर ली ने दरवाजा खोलते हुए पेड़ी मानवू को बताया कि मैं वुजीन को ले आया हूँ। मानवू ने उसे वेलकम करते हुए अपने पास बैठने को कहा। फिर उसने वुजीन की ओर एक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हुए कहा कि इसे चेक कर लो। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है अपीयरेंस फीस। ये सुन वुजीन कॉन्ट्रैक्ट उठाकर पढ़ने लगा। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मानवू ने भी उसे बताया कि तुम्हारी अपीयरेंस फीस होंगी 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड। तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? वहीं वुजीन के अंदर ही अंदर 2.5 मिलियन वॉन की बात सुनकर होश उड़ चुके थे। वो मन ही मन बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि ये टैक्स काट कर है या बिना टैक्स के, लेकिन ये मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। वहीं बाहर से वुजीन अभी भी एकदम सीरियस होकर बैठा था। ये देख मानवू सोचने लगा कि क्या इसे ये कम पड़ रहे हैं, ये ज्यादा रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। वैसे अगर सोचा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई आसान काम भी नहीं है। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि वैसे तो नौसिखियों को पर एपिसोड 20 से 40 हज़ार दिए जाते हैं, लेकिन तुम काफ़ी सारे मामलों में स्पेशल हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें एक नौसिखिए की तरह ट्रीट करना ठीक नहीं होगा। 2.5 मिलियन वॉन के साथ ही तुम्हें और एडिशनल फीस भी मिलेगी, जैसे कि री रन, यूट्यूब वगैरह वगैरह। वैसे तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर पार्क पहले 4 एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं, और अगर वो आगे के एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स या सपनों के जरिए अपीयर हुए तो उसके भी तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम मिलेगी। वूजीन ने अपना चैट मोड ऑन करते हुए कहा कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर 1 करोड़ वॉन की बात सुन पगलाए जा रहा था। वो सोचने लगा कि तो फिर योन जैसे टॉप एक्टर्स को कितने पैसे मिलते होंगे। तभी मानवू ने उससे आगे कहा कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो पूरे ड्रामा के 1 करोड़ तो छोड़ो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पर एपिसोड के करोड़ों मिलने लगेंगे। ये सुन वूजीन सोचने लगा कि क्या इसका मतलब जो चीज़ मैं सिर्फ आर्टिकल्स और न्यूज़ में पढ़ता था वो मेरे साथ भी होगा। तभी मानवू ने पूछा कि तो बताओ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड कैसे रहेंगे। ये सुन वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि वैसे ये कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूँ कि मेरी अभी की वर्थ कितनी है। ये सवाल सीधे सीधे पूछ लेना ही सही होगा। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या मेरी वर्थ सिर्फ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड ही है। ये सुन मानवू सोचने लगा कि लगता है ये इतने पैसों से थोड़ा नाखुश है। वो युन्मी को याद करते हुए सोचने लगा कि अभी के लिए कुछ पैसे बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसे खुद के लिए सीज करना ही होगा। इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि चलो ठीक है, मेरी खुद के नज़रों में तुम्हारी वर्थ 3.5 मिलियन है, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी और कास्टिंग प्रोसेस भी शामिल की जाएगी। वहीं मैनेजर लू हैरान होकर मानवू को देखे जा रहा था। मानवू ने आगे वुजीन से पूछा कि क्या अब ये अच्छा लग रहा है। वुजीन ने कहा कि हाँ, मेरे लिए इतना इनफ है। ये सुन मैनेजर ली ने चैन की सांस ली। फिर वो वुजीन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने लगा। उसने बताया कि प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा का पूरा स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है। फिर वो वुजीन को स्टाफ, सेट कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टर, प्रोडक्शन, प्रमोशन, तेजी से इन्फॉर्मेशन पोर करना, इन सब चीज़ों के बारे में समझाने लगा। वुजीन ने ये सब समझने का नाटक किया, लेकिन हकीकत में मैनेजर ली की सारी बातें उसकी सिर से बाउंसर बॉल की तरह जा रही थीं। मानवू ने वुजीन को बताया कि मैं तुम्हें ऑफिशियल स्क्रिप्ट की बुक भेज दूंगा। अगर उसका तीसरा पार्ट आया तो उसके लिए भी मैं कांटेक्ट करूंगा। यूजुअली तो हम उसे एजेंसी के थ्रू भेजते हैं, लेकिन तुम किसी एजेंसी के साथ नहीं हो, राइट? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। मानवू ने कहा कि कोई बात नहीं, ये उतना भी ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा, और तुम्हें कोई एजेंसी ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा रिलीज होगा, पूरी इंडस्ट्री अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। या क्या पता, उससे पहले भी आ जाए। अब से तुम्हें सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस ही करनी होगी। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का पहला पार्ट अभी दे दूंगा। इसलिए प्लीज असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का रोल प्ले करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना। इसके बाद वुजीन वहां से बाहर निकल आया। उसे अभी भी अंदर हुई डील पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कास्टिंग हो चुकी है और अब वो एक एक्टर बन चुका है। वो सोचने लगा कि तो क्या इसका मतलब कि अब लोग मुझे टीवी पर देखेंगे? क्या मुझे भी खुद का एक मैनेजर मिलेगा? ये बहुत ही कूल होगा। और ऊपर से मुझे एक एजेंसी भी ढूंढनी होगी। शायद यंग दे इसमें मेरी मदद कर सकता है। लेकिन यंग दे से पूछने पर उसने बताया कि उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी काफ़ी स्ट्रांग सहारा देती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी होती है। वहीं छोटी एजेंसी में भले ही सहारा कम मिलता हो, लेकिन उसमें फ्रीडम ज़्यादा रहती है। उजीन सोचने लगा कि मुझे एजेंसी चूज़ करने का मौका कब मिलेगा। उसने याद किया कि कैसे उसके ये सब सवाल पूछने पर यंग दे सस्पिशियस हो गया था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उस पर अपनी माँ का नाम देख वुजीन ने सोचा कि मुझे ये बात अपने पेरेंट्स को भी बतानी होगी। हालांकि उनकी बेटी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।